चलिए, जहां तक हुआ था वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन या मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग दिया जाए, हेडिंग देंगे मैक्सवेल इक्वेशन, हेडिंग दिया जाए मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन और मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन, और मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन, मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन। हो गया बालक? तो आप मैक्सवेल इक्वेशन कहिए या मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन होता से। तो ये मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो ध्यान देंगे, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल gave a theory, gave a relation between electric field as well as magnetic field, and the combined effect of electric field and magnetic field are studied by four equations which is known as Maxwell field equation. Okay, or the set of four equations that represent about the magnetic field and electric field, that is called Maxwell field equation. मतलब मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो भी घटनाएं हैं, जो भी फेनोमेनन है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जिन इक्वेशन को यूज में रखा गया है, उन सभी इक्वेशन को ही फील्ड इक्वेशन कहा जाता है। तो टोटल 4 इक्वेशन है जिसका सेट है मैक्सवेल का फील्ड इक्वेशन कहलाता है। एक होगा आपका गॉसेस थ्योरम फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक होगा गॉसेस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कांसेप्ट है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और एक होगा डिस्प्लेसमेंट करंट जिसको एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ कहा जाता है। कल भी बात हुआ था इस पर। तो याद रखेंगे, द सेट ऑफ 4 इक्वेशन इज नोन एज मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन। फील्ड क्यों कहा गया? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बारे में बताता है। तो दोनों के बारे में बताता है, इसीलिए इसमें 4 इक्वेशन का सेट है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। कोई दिक्कत वाला? अब इसी के बारे में थोड़ा सा लिखना होगा। हेडिंग हो गया ना हम लोग का? तो आप मैक्सवेल इक्वेशन कहिए या मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन, इन्हीं के ऑनर में रखा गया, इनके सम्मान में चारों जो सेट है इक्वेशन का, सबको कंबाइंड करके हम लोग क्या नाम दिए? मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन। लिखेंगे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल gave a set of formula, James Clerk Maxwell gave a set of formula, gave a set of formula for electric charge, for electric charge, for electric charge, comma electric current, for electric charge, comma electric current, and their electric as well as magnetic field, and their electric as well as magnetic field। मतलब इन्होंने एक फॉर्मूले का सेट दिया जो इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। समझ लीजिए बालक, यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये आपने क्या लिखा? तो आपने लिखा जेम्स क्लर्क मैक्सवेल गिव अ सेट ऑफ फॉर्मूला। तो ये 4 सेट दिए थे, इसमें 4 इक्वेशन हम लोग लेंगे जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म दोनों से होगा। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट, या ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ये इसके बारे में बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बारे में बताता है। तो इसी सेट ऑफ फॉर्मूला को क्या कहिएगा? मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन। अब नीचे देखेंगे कौन कौन सा है। इसी में अगर ऑल द बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। अभी जो 4 इक्वेशन लेंगे
उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इक्वेशन होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी बताएगा और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगा। अलोंग विद द फॉर्मूला फॉर लॉरेंज फोर्स, फोर्स से आप परिचित है, फोर्स के बारे में बताया गया था। व्हाट इज लॉरेंज फोर्स? तो द कंबाइंड force of electric force and magnetic force is known as Lorentz force। जब किसी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक साथ लगता है, दैट इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। कितना होता है बालक? F इक्वल टू क्यू, ब्रैकेट में E वेक्टर सिंबल के साथ प्लस V क्रॉस B। आया था ना पीछे? तो याद रखेंगे लॉरेंज फोर्स इज व्हाट? इट इज द रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होता है लॉरेंज फोर्स। चलिए अब इसमें आगे क्या कर रहा है कि द मैक्सवेल इक्वेशंस आर गिवन बिलो। तो पहले इसको हम लोग कंप्लीट कर ले रहे हैं। कहां तक लिखे हम लोग? यहां तक लिखे हैं। ध्यान देंगे, यहां तक हमने लिखा है। इसके आगे लिखेंगे ऑल द बेसिक लॉ ऑफ electromagnetism, all the basic law of electromagnetism, all the basic law of electromagnetism can be explained with the help of all the basic law of electromagnetism can be explained with the help of this equation, with the help of this equation along with the formula for Lorentz force, पैराग्राफ चेंज करके लिखना होगा। द मैक्सवेल इक्वेशंस आर गिवन बिलो, the Maxwell's equations are given below, डैश दे दीजिएगा। तो ये बताइए, इस सबसे पहले तो एक हमारा फॉर्मूला है एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ। ठीक है, कल ही हम लोग निकाले थे डिस्प्लेसमेंट करंट वाले में। लास्ट में क्या हमने निकाला था कि इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड पाथ B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट, ब्रैकेट में I प्लस ID, और ID को अगर हटाना होगा तो एप्सिलॉन नॉट d फाई अपॉन dt से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए पहला लो हमारा वही होगा। तो यहां पे अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ के बारे में, तो देखिए यहां पे दिया हुआ है, यहां पे हमने अंडरलाइन भी किया है। तो ये कल प्रूव किया गया था, आपको याद होगा। इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड पाथ B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I प्लस ID, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट है बालक। और ये कैसे रिप्लेस होगा? एप्सिलॉन नॉट d फाई E अपॉन dt। ठीक है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को क्या कहा जाता है? एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ। तो दिस इक्वेशन स्टेट दैट नॉट ओनली इलेक्ट्रिक करंट बट आल्सो द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड magnetic field, this equation is known as Ampere's circuital law। चलिए तो आप यहां से यहां तक लिखेंगे बालक, यहां से यहां तक लिख लीजिए फर्स्ट वाले को। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और इसको कहा जाता है एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ कहा जाता है, एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ। अब इसके बाद हम लोग गॉसेस लॉ ले लेंगे, किसके लिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए ले लेंगे। तो इसमें हमको 4 इक्वेशन बनाना है और ये जो 4 इक्वेशन का सेट होगा दैट इज कॉल्ड मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस, या इसको मैक्सवेल इक्वेशन भी कहा जाएगा। और ये 4 इक्वेशन किससे रिलेटेड होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, दोनों से रिलेटेड होगा।
आगे बढ़ा जाए। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप भी, ठीक है। एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ। हो गया बालक। चलिए आते हैं सेकंड वाले पे। तो सेकंड वाला क्या लिखेंगे, तो गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या लिखेंगे, गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चलिए सेकंड वाला देखिए, ये क्या है बालक, तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। कहां पर, तो यूनिट 1 में ही आया था। इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ E डॉट डी इक्वल टू फाई E। इसको इक्वेशन 2 देंगे और नीचे लिखेंगे दिस इज नोन एज गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लिखे तो इसको। और इसके बाद एक मैग्नेटिज्म का भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए होगा कि इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ B डॉट डी इक्वल टू 0। ये किसके लिए है बालक, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए। अभी हम लोग मैग्नेटिज्म के लिए भी लिखेंगे। और जैसे अंडरलाइन किया है आपको अभी अंडरलाइन करना होगा। अगर पूछा जाए इक्वेशन के बारे में तो आप बताएंगे, ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हम लोग। हो गया बालक। नेक्स्ट थर्ड वाला, ये क्या है बालक, तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ B डॉट डी इक्वल टू 0। इसको कहा जाता है गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। याद कीजिए हम लोग नोट वाले में लास्ट में ये हमने लिखा था इसके बारे में, नोट नंबर 8 में ये था, तो आप इसको लिख लेंगे। दिस इक्वेशन स्टेट दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 0। दिस इक्वेशन इज नोन एज गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। कि क्लोज्ड फील्ड के लिए जो फ्लक्स था आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स था, 0 था। क्योंकि अगर क्लोज पाथ के अंदर आप मैग्नेट रखते हैं तो वो किसी फील्ड लाइन को बाहर नहीं आने देगा। क्यों नहीं आने देगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है कहां, तो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल outside the magnet and south pole to north pole inside the magnet। हो गया बालक। तो ये आपका 3 इक्वेशन रहा। इसके रिगार्डिंग और बात कर चुके हैं, थोड़ा सा उसको देख लिया जाए, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। अगला जो होगा हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन E डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। हटा इसको बालक। देखिए एक और कंसेप्ट यहाँ पे बता दे रहे हैं। आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर कोई डाइपोल रहे तो इसके लिए फ्लक्स क्या था, 0 था। रीजन क्या है कि नेट चार्ज तो इसके अंदर 0 हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो इसका फ्लक्स क्या लिए थे, 0। और ये भी कह सकते हैं सर फील्ड लाइन तो बाहर जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, ठीक है, क्यों नहीं जाएगा, तो ये पॉजिटिव टू निगेटिव अंदर ही रोटेट करता रहेगा, पॉजिटिव टू निगेटिव।
पॉजिटिव से चलेगा, नेगेटिव टर्मिनेट होगा। तो उसी तरीके से अगर क्लोज सरफेस में कोई मैग्नेट रख दीजिएगा तो इसमें तो एक पोल होता नहीं है, ठीक है। चार्ज में होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, लेकिन पोल जो होता है एकदम साथ में पेयर में रहता है, याद रखिएगा। तो अगर ये नॉर्थ है तो ये क्या है, साउथ है। तो अब इसका फील्ड लाइंस क्या होगा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब फ्लक्स कब कहिएगा, जब इससे बाहर निकलेगा तब फ्लक्स कहिएगा जी, इससे तो बाहर ही नहीं निकल रहा है, ये अंदर ही अपना लूप बना रहा है। तो अब फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब तक फील्ड लाइन किसी सरफेस को क्रॉस नहीं करता है तब तक उसको हम लोग फ्लक्स में काउंट नहीं करते हैं। तो यही कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ अ क्लोज पाथ बी डॉट डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 4 नंबर, ये आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या है, तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। यहां पर बी लिख लीजिएगा, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए, उसके बाद पढ़ेंगे इसको। तो ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी, माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। अब यहां पर एक माइनस का सिंबल आया है, उसके बारे में समझेंगे कि सर ये क्या बता रहा है। हो गया बालक। अब ये क्या कर रहा है, तो दिस इक्वेशन स्टेट दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, देखिए एक वर्ड है इंड्यूस्ड, तो याद रखेंगे इंडक्शन में हम लोग फिजिकल कांटेक्ट नहीं करते हैं। आपको याद होगा बताया था हमने डिस्प्लेसमेंट करेंट में कि जब हम लोग मेटालिक प्लेट को नजदीक लाते थे, दूर ले जाते थे, तो ईएमएफ जनरेट हो रहा था, तो उसमें कहां फिजिकल कांटेक्ट हुआ था, नहीं हुआ था। तो ये कह रहा है दिस इक्वेशन स्टेट दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड in a closed circuit is equal to negative of rate of change of flux, negative of rate of change of magnetic flux, इसीलिए भी लिखा गया है मैग्नेटिक फ्लक्स है, through the circuit. This equation is known as Faraday's law of electromagnetic induction. यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर ये लॉस करता है, एनर्जी लूज करता है, और इसी लॉस को दिखाने के लिए हम लोग माइनस सिंबल यूज करते हैं। अब इसके बारे में जब पढ़ेंगे यूनिट 4 में तो समझिएगा, इसको डिराइव करना है। फैराडे लॉ में इसको हम लोग चलकर डिराइव करेंगे, तो दैट इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां तक हो गया बालक। अब यही चारों सेट जो है इसी को कंबाइंड फॉर्म में मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन कहा जाता है। तो इसमें क्या क्या मिला हमको, तो इसमें हमको मिला एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ मिला, गॉसेस थ्योरम मिला किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, गॉसेस थ्योरम मिला मैग्नेटिज्म के लिए, और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मिला। तो इसमें मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का कंबाइंड इफेक्ट हमको देखने के लिए मिला। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखे तो इसके नीचे एक लाइन बोल दे रहे हैं, इसके नीचे लिखेंगे सो द सेट
So the set of all the four equation, so the set of all the four equation is known as, the set of all the four equation is known as Maxwell field equation, is known as Maxwell field equation, is known as Maxwell field equation। इसी को मैक्सवेल का फील्ड इक्वेशन कहा जाता है। टोटल कितने इक्वेशन पढ़ना है? 4। इसमें लॉ याद रखिएगा कौन सा किसके लिए लॉ यूज किया गया है। अब इसके बाद हमको पढ़ना है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या होता है पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखेंगे इसके बारे में। तो आपको सर्किट बता दे रहे हैं बालक, सर्किट। तो ध्यान देंगे यूनिट 4 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट में टोटल 7 सर्किट पढ़ना है। पहला का नाम है एल सर्किट, आर सर्किट, सी सर्किट, एल आर सर्किट, सी आर सर्किट, एल सी सर्किट और एल सी आर सर्किट। ये टोटल 7 को सर्किट आपको पढ़ना है। अब 2 से आप परिचित हैं, कौन कौन? तो आर से रेजिस्टिव और सी से कैपेसिटिव। रेजिस्टिव में रेजिस्टर यूज होगा, ये रेजिस्टर है तो ये रेजिस्टिव कैप आपका हो गया सर्किट, और एक कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव सर्किट हो गया। एक पर प्लस रहता है एक पर माइनस। और एल से इंडक्टर होता है, इंडक्टर ऐसे कॉइल जैसा होता है, और ई जिसमें रहेगा उसको इंडक्टिव सर्किट कहा जाएगा, इंडक्टिव सर्किट। तो टोटल 3 है, तो 3 तो इसका अलग अलग हो गया, जब कंबाइंड कीजिएगा तो मिलेगा। तो एल आर सी 3 ये हो गया। एक बार एल आर सर्किट एल आर को लेंगे, एक बार सी आर सर्किट सी आर को लेंगे, एक बार एल सी सर्किट एल और सी को लेना है, और एक बार एल सी आर सर्किट, तीनों को एक ही सर्किट में लेना है। तो जैसे कंबाइंड कीजिएगा वैसे नाम लिखेंगे, और इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन आप नहीं कर सकते हैं बालक। तो सवाल ये है कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या है? तो सुन लीजिए, इसका अलग अलग सोर्स है, कोई फिक्स सोर्स नहीं है, ठीक है। इसका एक्साइटेशन से भी होता है एनर्जी। आप पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर में चला गया जब हम एनर्जी दिए हैं, हायर से लोअर में आ गया कब? जब एनर्जी रिलीज कर दिया। किस फॉर्म में? तो रेडिएशन के फॉर्म में, तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। लेकिन ये समझिए कि जब एलसी सर्किट में चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट या वाइब्रेट कराया जाता है, एलसी सर्किट में, एलसी मतलब इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में, जब चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट कराया जाता है या वाइब्रेट कराया जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड होता है बालक। कौन सा सर्किट में? तो एलसी। याद रखिएगा ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। किस सर्किट में इसको ऑसिलेट करेंगे या वाइब्रेट? तो एलसी सर्किट, एल फॉर इंडक्टिव, सी फॉर कैपेसिटिव। चलिए अब पढ़ रहे हैं, देखिएगा। करेंगे वन वे इन विच अ पॉइंट चार्ज कैन बी मेड टू इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय मेकिंग इट ऑसिलेट इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक तरीका है जिससे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेंगे, और वो कौन सा तरीका है? तो हम लोग एसएचएम कराएंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन कराएंगे। किसका? चार्ज पार्टिकल का। कहां कराइएगा? तो एलसी सर्किट में कराइएगा। So that it has an acceleration at almost every instant। तो कह रहा है इसीलिए, मतलब every instant, हर जगह ये एक्सेलरेटेड फॉर्म में रहता है। तो एक्सेलरेट होने का मतलब आप फोर्स लगाए हैं, बिल्कुल बिना फोर्स का तो एक्सेलरेट होगा नहीं। चलिए आगे क्या कर रहा है कि an electric charge produced electromagnetic wave, an electric charge oscillating harmonically with frequency nu and produced electromagnetic wave of the same frequency। ठीक है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसी को हम लोग हार्मोनिकली लगातार ऑसिलेट कराते हैं, और ऑसिलेट कराकर न्यू फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है बालक? और ये कह रहा है वेव ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी में जितना आप ऑसिलेट कराइएगा चार्ज पार्टिकल को, उसी फ्रीक्वेंसी में ये वेव जनरेट होता है। तो ऑसिलेशन और वाइब्रेशन आपको हमने बताया था कि ऑसिलेशन क्या होता है। तो अगर ये मीन पोजीशन हुआ
द मीन पोजीशन से जो टू फ्रो होता है आगे पीछे, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन में 4 फेज हमने बताया था, 1 2 3 एंड 4। कितना डिग्री? 360 डिग्री। यहां से आए हैं तो 90, 0 से 90, 180, 270 और 360। वाइब्रेशन में भी बताया था हमने, वाइब्रेशन में 4 फेज होगा, 1 2 3 एंड 4। तो याद रखिएगा, जो चार्ज पार्टिकल को आप एलसी सर्किट में हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहे हैं, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वही फ्रीक्वेंसी उस वेव का होगा जो वेव प्रोड्यूस होगा। अब इसके बाद इसका कुछ प्रॉपर्टी है, तो पहले आप हेडिंग देके इसको लिखिए। लिखेंगे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे वन वे इन विच, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए वन वे इन विच a point charge, in which a point charge can be made, a point charge can be made to emit, point charge can be made to emit electromagnetic waves, point charge can be made to emit electromagnetic waves, electromagnetic waves by making it oscillate, by making it oscillate in simple harmonic motion, by making it oscillate in simple harmonic motion, in simple harmonic motion, हो गया, so that it has an acceleration, so that it has an acceleration, so that it has an acceleration at almost, it has an acceleration at almost every instant, at almost every instant, at almost every instant। यहां तक हो गया बालक? इसको फिर से थोड़ा सा आगे करेंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए एन इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस्ड, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए एन इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एन इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फुल स्टॉप देके लिखेंगे एन इलेक्ट्रिक चार्ज, an electric charge oscillating harmonically, an electric charge oscillating harmonically with frequency nu, harmonically with frequency nu, with frequency nu, and produce electromagnetic wave, and produced electromagnetic wave of the same frequency, and produced electromagnetic wave of the same frequency, of the same frequency। तो जिस फ्रीक्वेंसी से आप चार्ज को ऑसिलेट कीजिएगा उसी फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगा वाला। हो गया? तो ये आपका सोर्स पूछा गया था, ठीक है, जानकारी के लिए याद रखेंगे, ठीक है, कि सोर्स क्या है। अब इसके बाद इसका प्रॉपर्टीज है और इसका यूजेस है बालक। किसका बताइए, क्या प्रॉपर्टी है, इसका क्या यूजेस है? तो ध्यान देंगे, पहला प्रॉपर्टी तो यही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है विदाउट मीडियम ट्रैवल करता है। कल बात हुआ था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको कहिएगा, तो दैट वेव विच प्रोपेगेट विदाउट मीडियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात हुआ था बालक। इसके बाद ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है
और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होता है वो 90 डिग्री होता है दोनों के साथ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी 90 होगा और मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी 90 होगा। दो प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि एयर जो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट चलता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो भी अनडिफ्लेक्टेड, अपने पास से डिफ्लेक्ट नहीं होता है। उसके बाद अगला प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होगा वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट होता है बालक। तो एक एक करके बात करेंगे। हेडिंग दिया जाए, हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया बालक। चलिए देखिए एक नंबर प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है, अभी तो आपको बताया गया है, देखिए यहाँ पढ़ दे रहे हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज लिख के डैश दीजिए, क्योंकि इसमें दोनों है, प्रॉपर्टीज भी है और इसका यूजेस भी है। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज अ ट्रांसवर्स वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बताया है अभी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल विदाउट मीडियम, ये बिना मीडियम का चलता है, ये भी हम लोग जानते हैं। कितना स्पीड से? स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। कहां पर? वैक्यूम में। थर्ड में करा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल इन अ वैक्यूम विथ अ डेफिनेट एंड अनचेंजिंग स्पीड। डेफिनेट मतलब इसका वेलोसिटी थोड़ी एयर में चेंज हो जाएगा वैक्यूम में, तो डेफिनेट एंड अनचेंजिंग स्पीड। और ये स्पीड कितना होता है? तो लाइट का ही स्पीड होता है। चलिए और है, पहले इतना लिखिए, 3 तक लिखिए, उसके बाद 4 पे बात करेंगे। प्रॉपर्टीज लिखकर डैश देंगे और प्रॉपर्टीज लिखेंगे 1 2 3 4 करके। हो गया बात, 3 तक लिख लीजिए, इसके बाद 4 5 में बात करेंगे। हो गया बालक, चल आगे बढ़ाते हैं। देख अभी आपको यही बता रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है इट इज अ कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ये c होता है, और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर इसके बाद एक और है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ वैक्यूम इज रिलेटेड टू
म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान देंगे ये रिलेशन क्या कर रहा है कि हम लोग म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के साथ स्पीड ऑफ लाइट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इसके लिए एक और बता दे रहे हैं। इसके लिए होता है 1/√, म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। यही रिलेशन है। ये कितना होता है c, ये शायद अभी पीछे आपको डिफाइन किए थे, ठीक है, आपको बताया गया था। ये बात हुआ है इस पे, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये होता है c स्पीड ऑफ लाइट होता है, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो याद रखेंगे ये रिलेशन है जिससे स्पीड ऑफ लाइट को फाइंड आउट किया जाता है। अब इसमें म्यू नॉट क्या है, इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम, और इसको एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी भी कहा जाता है। इसका वैल्यू होता है 4/10⁻⁷, 3 यूनिट है, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स 1, वेबर मीटर इनवर्स 1, एम्पियर इनवर्स 1 या हेनरी पर मीटर। इसके बाद एक ये है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट है। इसका क्या होता है, तो ये होता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहा जाता है। इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 2। लिख लीजिए इसको, 4 नंबर और 5 नंबर ये दो लिखना है। पहले 4 लिखिए। और इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज के बाद यूजेस करेंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसके बाद हमको पढ़ना होगा। और यहाँ तक पढ़ाई हो चुका है वहाँ वाले बैच में, तो आज का शाम वाला क्लास वहाँ पे क्लोज रहेगा। हो गया बालक। इसके बाद हम लोग 5 वाला लिखेंगे। देखिए 5 का ये रिलेशन, यही आपको बता रहे थे कि 1/√, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, c होता है, और c कितना होगा, स्पीड ऑफ लाइट होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हो गया बालक। तो बस यहीं तक हमारा प्रॉपर्टीज था। इसके आगे यूजेस होगा जिसको अगले क्लास में हम लोग करेंगे। ये इसको सुधार लीजिएगा। हो गया बालक। तो यहीं पे रोक दिए, बाकी अगले क्लास में करेंगे।